जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग जैसे इससे पहले ब्रह्मास्त्र कोर्स में जो है आप लोग को डिटर्मिनेंट के बारे में बता रहे थे। तो उसमें हम लोग डिटर्मिनेंट का जो है गुणधर्म तक देख लिए थे और उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है, वो क्वेश्चन भी लगभग आपको करा दिए थे, मतलब कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे। उस पर आधारित जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो टोटल कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे और इसका क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव वाला में चल जाएगा और बाकी जो सब्जेक्टिव आपका आएगा उसमें भी लगभग सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। डिटर्मिनेंट से ही ये भी आपका एक टॉपिक है जिसको लगभग लोग मिस कर देते हैं और बच्चे भी इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक आपका है। आज हम लोग इन 4 टॉपिक पर बात करेंगे और इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है आज हम दोनों तरीका आपको बताने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव तरीका क्या होगा और इसका सब्जेक्टिव तरीका क्या होगा, ठीक है। जब इस पर सवाल पूछेगा तो यदि 2 अंक में पूछेगा या 5 अंक में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम आपको यह बता दिए हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने का यह मतलब होता है कि आपको आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। जो क्वेश्चन जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए, ना कि आप सीधे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सीधे पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता, कोई सफलता आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने की जरूरत है, तब जाकर आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर करेंगे। चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो 10 का हो या 12th का हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आपको जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ने की जरूरत है, ना कि पूरा पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, आप पता नहीं चला कि क्या पढ़ रहे हैं। तो क्या फायदा है वैसे पढ़ने से? बस आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है। देखिए आज का टॉपिक हमारा है कि सारणी के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे आपको क्या करेगा कि कोई 3 बिंदु ऐसा दे देता है, जैसे मान लीजिए कि 1,4, 2,6, 3,5 और कहेगा कि ये जो आपका 3 बिंदु दिया गया है, ठीक है, सारणिक का प्रयोग करके जो है ये दिए गए बिंदु से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसका सब्जेक्टिव में भी सवाल आपसे पूछता है और ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही पूछता है, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप सब्जेक्टिव में इसको कैसे बनाएंगे? यदि आपका सवाल 2 अंक वाला है, अक्सर 2 ही अंक वाला पूछेगा, तो जब 2 अंक वाला है तब इसको कैसे बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे? आज का जो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं ना, एकदम अलग लेवल का है। आपको बहुत आसानी से, एकदम कम समय में आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसमें ये सारा का सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक टॉपिक और इसमें रह गया है, समीकरण बनाना, समीकरण बनाना, ठीक है। हाँ, समीकरण बनाना बात कर लेते हैं बारी बारी से। तो ये आपको 3 बिंदु ऐसे दिया हुआ रहेगा और आपको कहेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीका भी आपको बताने वाले हैं। इसके बाद है कि जब 3 बिंदु संरेख होगा तब आपको कहेगा कि क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जैसे 3 को पॉइंट आपको दे दिया जाएगा और कहेगा कि बताइए कि ये तीनों के तीनों बिंदु संरेख है क्या, ठीक है, या तीनों के तीनों बिंदु जब संरेख है तो के का मान क्या होगा। ये दूसरा टॉपिक है कि जब तीनों के तीनों बिंदु संरेख है तो के का मान क्या होगा। इस पर आधारित जो सवाल होगा, ऐसे आपको 3 बिंदु दे देगा और कहेगा कि सारणिक के प्रयोग से बताइए कि क्या तीनों के तीनों बिंदु संरेख है, सिद्ध करके बताना है। या फिर जब तीनों बिंदु संरेख है तो के का मान क्या होगा, ये आपको बताने के लिए कहेगा। इसमें आपको क्या करेगा कि आपको देखिए जैसे 1, 4, 2 के और यहां हो जाएगा 3, 5, ठीक है, और कह देगा कि ये तीनों के तीनों बिंदु जब संरेख है तो के का मान क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए कहेगा। यहां से आपको कोई भी एगो छोड़ देगा, ठीक है, कोई भी एक बिंदु को छोड़ देगा और उसका मान आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। यहां पर आपको दिख रहा है अगला कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो के का मान निकालना है। आपको दे देगा यहां पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग मात्रक है, 20 वर्ग मात्रक है, ठीक है। और इसके बाद आपको जो है बिंदु दे देगा 1, 4, 2, 5 और यहां लिख देगा 3 और के, तो कहेगा कि के का मान क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो सबका जो है, हाँ, और ये तीसरा
तीसरा में आपको जब भी समीकरण बनाने की बात करेगा तो द्वितीय को बिंदु देगा। जैसे मान लीजिए कि 2 2 और 3 5, ठीक है, 2 2 और 3 5, तो डिटर्मिनेंट की सहायता से, सारणी की सहायता से जो है इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको कहा जाएगा। ठीक है ना बाबू। तो इस तरीके का सवाल जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आज इसका हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव तरीका और ऑब्जेक्टिव तरीका। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही होगा, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक का होगा, अलग का क्वेश्चन नहीं होगा। आपको सभी पर आधारित आपको जो है क्वेश्चन अभी कराया जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा। बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात करेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ऐसा कि 2 7 1 1 10 8, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.3 को यदि आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कह रहा है कि ये जो आपको 3 बिंदु दिया गया है, तो इन्हीं 3 बिंदु से जो है सारणिक की सहायता से यानी डिटर्मिनेंट की सहायता से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका सब्जेक्टिव तरीका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो एकदम कमाल का है। ऑब्जेक्टिव वाला जो कॉन्सेप्ट है एकदम कमाल का कॉन्सेप्ट है। अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। पहले आप सब्जेक्टिव तरीका सीख लीजिए। हाँ, सीखना है आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है ना, सीखना पड़ेगा। करना क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है 1/2 डिटर्मिनेंट, हमेशा 1/2 डिटर्मिनेंट। हाँ, इसके बाद जो बिंदु आपको दिया गया है, जैसे ये पहला बिंदु है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो पहला को ऊपर में लिखेंगे 2 7, दूसरा को लिखेंगे उसके नीचे 1 1, तीसरा को लिखेंगे उसके नीचे 10 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कॉलम नंबर 3 में हमेशा 1 1 1 लिख देना है। हो गया। फिर से एक बार समझिएगा, जो 3 बिंदु आपका दिया गया है, ठीक है ना बाबू, जो 3 बिंदु आपका दिया गया है उसमें जो सबसे पहला बिंदु आपका है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, जो दूसरे स्थान पर है उसको उसके नीचे लिखेंगे, और जो तीसरे स्थान पर है उसको सबसे नीचे लिखेंगे। और यहां पर आपको कॉलम नंबर 3 में हमेशा 1 1 1 लिख देना है। आगे 1/2 जरूर लिखना है। ठीक है, आगे 1/2 जरूर लिखना है। यह हो गया आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यदि आप इसको बिंदु A मानते हैं, यदि इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं, तो यह हो गया आपके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 1/2 ज्यों का त्यों। ठीक है ना। अब आप चाहे तो या तो सीधे सीधे विस्तार कर लीजिए, अन्यथा आपको क्या करना है कि इसमें से किसी दूगो को 0 करके विस्तार कर लीजिए। बात उतना ही पड़ेगा, किसी दूगो को आप 0 करके विस्तार कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको यहां पर 0 करना आसान है, क्योंकि 1 1 1 है ना, तो आप यदि R1 में से R2 को घटा लीजिएगा तो R1 0 हो जाएगा। R2 में क्रिया कीजिए और उसमें से R3 को घटा लीजिए तो R2 0 हो जाएगा। तो आप यहां पर 0 कर सकते हैं। R1 में क्रिया करेंगे R1 माइनस R2, तथा R2 में क्रिया करेंगे R2 माइनस R3, हो जाएगा। देख लीजिएगा, तो ये हो गया आपका 1/2, घटा दीजिए। R1 में से R2 घटाना है, R1 में से R2 घटाना है, तो हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, इधर हो जाएगा 7 माइनस 1, इधर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1। यहां देखिए R2 में से R3 घटाना है, R2 माइनस R3, 1 माइनस 10, 1 माइनस 8, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1। नीचे हो जाएगा आपका 10 8 1। ठीक है, चलिए देखिए, 1/2 ज्यों का त्यों, 2 में से 1 घट गया तो 1 हो जाएगा, 7 में से 1 घट गया तो 6 हो जाएगा, 1 में से 1 घट गया तो 0 हो जाएगा, 1 में से 10 घट गया तो -9 हो जाएगा, 1 में से 8 घट गया तो -7 हो जाएगा, 1 में से 1 घट गया तो 0 हो जाएगा। नीचे है 10 8 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसमें 2 को 0 हो गया ना, तो इसी को विस्तार कर दीजिए, यानी जिसमें ज्यादा 0 होगा उसी को क्या कर देना है, आपको विस्तार कर देना है। तो लिखेंगे C3 के अनुदिश
C3 के अनुदिश विस्तार करने पर, ठीक है। तो जब C3 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो क्या होगा, विस्तार करने तो आपको आता ही होगा निश्चित रूप से, नहीं आता है तो सीख लीजिए। 1/2 ज्यों का त्यों, विस्तार जिसको करना है, गौर करेंगे इधर, तो जिसमें 0 है उसको छोड़िए देना है। जैसे C3 को विस्तार करना है तो इसमें 0 है, इसको भी छोड़ देंगे, इसमें 0 है, इसको भी छोड़ देंगे। हाँ, अब क्या करना है तो गौर कीजिएगा, यहां से देखिए, पहले चिन्ह इसका सजाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जो चिन्ह आया, जो अवयव है उसको लिखेंगे। 1/2 को बाहर रहने दीजिएगा, यहां लिखना है +1, और जिसको विस्तार कर रहे हैं उसके रॉ और कॉलम को क्या करना है, छोड़ देना है। तो ये इसका कॉलम छूट गया, ये रॉ छूट गया, जो बच गया उसको लिखेंगे 1 6 -9 -7। भागिएगा नहीं, इसका तरीका एक और है लाजवाब। 1 6 -9 -7, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका 1/2 ज्यों का त्यों। इधर देखिएगा, 1 ज्यों का त्यों, ये हो जाएगा आपका -7, और इधर हो जाएगा आपका माइनस, फॉर्मूला का होगा, और ये हो जाएगा -9 × 6 = 54, तो माइनस माइनस प्लस 54, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/2 ज्यों का त्यों, 54 में से 7 घट गया, 54 में से 7 घट गया तो कितना हो जाएगा 47। हाँ, ये 54 में से 7 घट गया तो कितना हो जाएगा 47। अब बट्टा में 2 है, यानी इसका हो जाएगा आपका 47/2 वर्ग मात्रक, ठीक है बाबू, 47/2 वर्ग मात्रक। आप देख सकते हैं, तो ये जो आपका 47/2 निकल के आया है, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब आपका सवाल 2 अंक वाला होगा तो आप इस सवाल को ऐसे बनाएंगे, लेकिन यही सवाल यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, सुन लीजिए, अब यही सवाल यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो अब आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे, आराम से समझ लीजिए, एक बार में काम खत्म। यदि यह सवाल ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है तो कम समय में इस सवाल को कैसे बना पाएंगे आप, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। 2 7 कितना है बाबू, 1 1, फिर कितना है 10 8। देखिए कम समय में कैसे बनेगा। जब आपका सवाल ये ऑब्जेक्टिव में हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो 3 बिंदु आपको दिख रहा है ना, इन तीनों में से किसी एक को 0 करने का प्रयास करना है, ठीक है ना। इन तीनों बिंदु में से किसी एक बिंदु को 0 करने का प्रयास करना है। जैसे आप चाहे तो इसको 0 कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं, या इसको 0 कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक को 0 कर सकते हैं आप। 0 करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हमको इसको 0 करना है, ये वाला 1 और 1 को 0 करना है, तो एक में से एक घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। यहां भी 1 है, उसमें से एक घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा। हो तो क्या 0 नहीं, जो बिंदु आपको यहां दिख रहा है, यदि इसको 0 करना है तो यहां +1 है, यहां -1 लिख देंगे तो एक में से एक घट जाएगा 0, एक में से एक घट जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, जितना आप यहां लिखे हैं उतना ही बाकी सबके नीचे लिख दीजिए, बस। जितना आप यहां लिखे हैं 0 करने के लिए उतना ही बाकी सबके नीचे लिख देना है, बाकी सबके नीचे उतना ही लिख देना है। अब घटा के या जोड़ के जो है वो लिख दीजिए। देखिए 7 में से 1 घट गया 6, 2 में से 1 घट गया तो 1, इसके बाद ही तो 0 0 होगा, 0 0। यहां देखिए 10 में से 1 घट गया 9, और ये हो जाएगा 8 में से 1 घट गया तो 7। अब जो 0 0 वाला है उसको छोड़ देना है, 0 0 वाला को क्या करना है बाबू, छोड़ देना है। अब क्या करना है सुन लीजिए, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना, ठीक है। ध्यान से देखिए, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करके घटा देंगे तो 9 6 54, 54 अब माइनस 7 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 54 में से 7 घटेगा, 9 6 54 और 7 को 1 से गुना करेंगे 7, तो 54 - 7 बटा में 2 हमेशा लिखना है, बटा में 2 हमेशा लिखना है। अब घटा दीजिए, 54 में से 7 घट गया तो कितना हो जाएगा 47 बटा में 2 वर्ग मात्रक। देख लीजिए, झंझट खत्म, झंझट खत्म हो गया।
जब आपका सवाल ऑब्जेक्टिव हो तो आप उस सवाल को इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए, बच्चा जहां टाइम खर्च करता है वो यही चीज है। सवाल आपका ऐसा पूछ दिया, ये वाला, ठीक है, यदि 2 अंक में है तो 2 अंक के लिए वक्त भी आपके पास है, तो आप इस तरीके से सवाल को बना लीजिए, आपको 2 अंक पूरा मिलेगा अच्छा से। लेकिन यदि आपके ऑब्जेक्टिव में यह सवाल है, फिर आप इस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो आप कहां जा रहे हैं, कितना वक्त आप खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। आपको फटाक से यह काम कर देना है, तुरंत क्वेश्चन देखते ही ऑब्जेक्टिव है, तुरंत यह काम कीजिए, आंसर लिख दीजिए जल्दी से, ठीक है। हां, कितना आसानी से बन जाएगा सवाल। तो आपको यह चीजें समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आखिर हम लोग कैसे निकालेंगे। इसी में एक और पॉइंट था, जब आप मान लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, जैसे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, और यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर निकलता, गौर करेंगे इधर, यदि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर निकलता, या यहां पर जो आपको दिख रहा है ये क्षेत्रफल, दोनों तो एक ही है, यदि ये 0 के बराबर निकल के आता तो आप क्या लिखते कि तीनों बिंदु संरेख है। तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तीनों बिंदु संरेख है। क्लियर हो गया। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर निकल जाएगा तो हम लिखेंगे कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। समझ लीजिए संरेख का मतलब क्या होता है। जैसे संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर तीनों बिंदु है, यहां ए है, यहां बी है और यहां क्या है, सी है। अब आप बताइए कि जब ए बी सी तीनों एक ही रेखा पर है, संरेख है, तो क्या त्रिभुज बन रहा है? नहीं ना बन रहा है। तो जब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहां से आएगा? तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। या जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि तीनों के तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो दूसरा टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा कि संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब होता है कि जब आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो गया तो कहेंगे कि तीनों के तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। ठीक है बाबू, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ऑब्जेक्टिव को अलग लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव अलग, सब्जेक्टिव अलग लिखिएगा, लेकिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। हम तो आपको सिखा दिए हैं ना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। जैसे एक सवाल हम दे ही देते हैं आपको, यहां पर देख लीजिएगा एक सवाल है -2 -3, -2 -3, फिर आपका दूसरा पॉइंट है 3 2 3 2 और तीसरा पॉइंट है -1 -8, -1 -8। इसका जो है आपको सब्जेक्टिव भी बना लेना है और इसका ऑब्जेक्टिव भी बना लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। सब्जेक्टिव भी बनाना है इसको और ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब इसके अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे हम लोग, देखेंगे इसका अगला टॉपिक क्या है। फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है जल्दी कर लीजिए सभी लोग। देखिए सवाल है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो के का मान ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन दे दिया है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई है, ठीक है। तो यहां पर आपको के का मान कितना होगा, यदि के के जगह पर कितना रख दिया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो जाए, या फिर यहां भी वही कह रहा है कि के जगह पर कितना रख दिया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4 वर्ग इकाई हो जाए। इसमें से एक सवाल हम बनाते हैं, एक सवाल आपको बनाना है। तरीका दोनों होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीका हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्टिव तरीका आप देख लीजिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव तो लाजवाब होगा। पहले इसका सब्जेक्टिव तरीका देख लीजिए। देखिए यहां पर जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया गया, पहले आप ऐसे मान सकते हैं थोड़ा सा, यदि हम इसको अच्छा से लिखे तो लिखेंगे, माना ए का नियामक आपका है K0, ठीक है, बी का नियामक आपका है 4 0, सी का नियामक आपका है 0,2। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया गया है आपका 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। अच्छा हाँ, आप ध्यान देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी आप के का मान निकालने के लिए रखिएगा तो प्लस माइनस दोनों रखिएगा, क्योंकि जब आप यहां के जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि माइनस में भी आया होगा तो आप उसको प्लस में लिखते हैं।
यदि प्लस में आया होगा तो भी उसको प्लस में लिखे, ठीक है। इसलिए यहां पर 4 जो है ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस माइनस 4 आपको लिखना है जब के का मान निकालेंगे तब। चलिए, आपको मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2। हाँ देख लीजिएगा, पहले इसको सजा लीजिए। पहला नंबर है उसको ऊपर में तो के 0, उसके बाद दूसरा को 4 0, उसके बाद तीसरा को 0 2 ना, ऐसा ही ना। और यहां पर आपको हमेशा लिखना है 1 1 1, ठीक है बाबू। देख लीजिएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया आपका 4, तो लिखेंगे प्लस माइनस 4। यहां पर आपको जो है जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, सीधे विस्तार कर देना है। काहे कि इसमें देखिएगा आपको C2 में जो है 2 जीरो दिख रहा है ना, तो जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा आप उसी को विस्तार कर लीजिएगा। तो इसमें 2 जीरो दिख रहा है तो लिखेंगे C2 के अनुदिश विस्तार करने पर। यहां पर लिखा हुआ रहे, अब लिख देते हैं C2 के अनुदिश, C2 के अनुदिश विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, ठीक है। तो जैसे ही C2 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 1/2 को ज्यों कहते हुए लिखिए, अब चिन्ह लिखिए। देखिए प्लस माइनस, यानी यहां हो गया आपका -2 बस। अब जिसको लिखे हैं इसका रॉ और कॉलम छोड़ देंगे, तो इसका एक कॉलम छूट गया, ये रॉ छूट गया, तो बच गया कितना, K1 4 1, तो लिखेंगे K1 4 1, ठीक है। चलिए आइए, अगला आपका हो जाएगा यहां पर प्लस माइनस 4 बराबर में कितना, 1/2 ज्यों का त्यों। इसके बाद देखिएगा -2 ज्यों का त्यों, और यहां गुना करेंगे, K को 1 से गुना करेंगे K, 4 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा आपका K-4। देखिएगा इसको इधर क्रॉस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 8 बराबर में गुना करेंगे -2K, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 ना। हाँ अब गौर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां +8 है, यहां -8 है, प्लस वाला को इधर माइनस में आने दीजिए, तो प्लस माइनस 8 और -8 बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो -2K, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 मान है, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो क्या हो जाएगा -2K बराबर प्लस माइनस 8 -8। यदि यहां से आप माइनस वैल्यू लेते हैं, माइनस वैल्यू लेने पर, माइनस वैल्यू कहने का मतलब क्या कि इसमें 2 मान है, एगो प्लस वाला है एगो माइनस वाला है, तो यदि इसका माइनस वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2K बराबर -8 -8, यानी -2K बराबर हो जाएगा -16, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया 16, 8 बार, यानी K का मान कितना हो गया बाबू, 8। अच्छा यदि इसका प्लस वैल्यू लेते हैं, प्लस वैल्यू लेने पर, तो प्लस वैल्यू किसका ले आएगा, इसमें ना प्लस माइनस दोनों है, तो इसका प्लस वैल्यू लेना है, बाकी सबको ज्यों का त्यों रखना है। तो -2K बराबर हो जाएगा आपका +8 -8, -2K बराबर हो जाएगा 8 में से 8 घट गया 0, यानी K बराबर आपका कितना हो जाएगा 0। अतः K का जो मान आपका निकल गया, गौर करेंगे इधर, K का जो मान निकल गया 2 निकला है, एगो निकला आपका 0 और एगो निकला है 8। यदि आप K के जगह पर, गौर करेंगे इधर, यदि आप K के जगह पर 0 रख देते हैं, ठीक है, यदि आप K के जगह पर 0 रख लेते हैं तो भी इसके डिटर्मिनेंट का तो भी इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो मान होगा वो 4 के बराबर ही होगा। यदि K के जगह पर आप 8 रख लेते हैं तो भी इसके क्षेत्रफल का जो मान होगा वो कितना होगा, 4 के बराबर होगा। एक सवाल तो हमने बना लिया, ये भी सब्जेक्टिव है। अच्छा दूसरा जो ये सवाल है ये आपको खुद से बनाना है, दूसरा सवाल आपको खुद से बनाना है, और वो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से। चलिए देखिए, सब्जेक्टिव तो बन गया, अब इसका ऑब्जेक्टिव तरीका क्या कहता है समझिएगा। वही है सेम, आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए क्या है, K0 4 0 0 2, ठीक है। फिर से आपको वही करना है। अब इसको तो 0 कर नहीं सकते आप, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, इसको 0 नहीं कर सकते हैं। तब बाकी जो 2 बच गया उसमें से किसी एक को 0 कर दीजिए आप, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा, बाकी दोनों में से किसी एक को 0 कर लीजिए।
मान लीजिए कि इसी को जीरो करना है तो यहाँ जीरो है, यहाँ खाली -2 लिख दीजिए ना। तो जो यहाँ लिखे हैं बाकी सबके सामने वही लिखना पड़ेगा आपको। 0 -2 सबके सामने लिखना है। घटा लीजिए, देखिए यहाँ पर जीरो में जीरो, के में जीरो जोड़ेंगे तो के, यहाँ जीरो और यहाँ -2 तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है, के और -2 ऐसे लिखेंगे, के -2। इसके बाद देखिए 4 में और 0 में तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ 0 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा -2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका -2। ये तो हो गया आपका 0 और 2 में से 2 घट गया तो कितना हो गया 0। 0 वाला को छोड़ देना है। ठीक है, आपको मालूम है कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो दिया गया है +-4 क्षेत्रफल हो गया आपका। अब क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, तो अंदर वाला को अंदर वाला से गुना, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना। चलिए गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा +-4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका। हाँ, बीच में माइनस लिखना है तो माइनस लिखेंगे। और ये कितना है देखिए, तो ये आपका है के और यहाँ 2, तो 2 को के से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2k। नहीं, यहाँ माइनस है, यहाँ पर के है तो -2k, एगो माइनस पहले से है तो +2k, और बट्टा में 2 तो आपको हमेशा लिखना है, लिख दिए। चलिए इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +-8 बराबर हो जाएगा -8 अब +2k। देखिएगा ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा +-8 बराबर 2k। अब यहां से आपके पास दो वैल्यू है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो यदि इसका प्लस वैल्यू लेते हैं, तो प्लस वैल्यू लेने पर क्या हो जाएगा +8 फिर +8 बराबर में है 2k। तो 8 8 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 ना, तो ये हो जाएगा k बराबर 8। अच्छा, यदि इसका माइनस वैल्यू लेते हैं, माइनस वैल्यू लेने पर तो जैसे ही माइनस वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा -8 +8 बराबर 2k। 8 में से 8 घट गया, 0 बराबर 2k, इसलिए k बराबर हो जाएगा आपका 0। तो यहां देख सकते हैं, चाहे आप ऑब्जेक्टिव बनाइए चाहे आप सब्जेक्टिव बनाइए, फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो आंसर है उतना ही आने वाला है। ठीक है, तो ये है इसका सब्जेक्टिव वाला तरीका और ये है इसका ऑब्जेक्टिव तरीका। ठीक है, जब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। यदि सवाल सब्जेक्टिव में पूछा है तो थोड़ा सा ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा और इसके बाद जो है इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मुख्य रूप से जो है इस पर हम ज्यादा जोर देकर आपको कह रहे हैं। अच्छा, एक टाइप इसमें और रह गया है जिसमें समीकरण निकालने की बात करती है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, इसको देख ही लेते हैं। अब इसी में क्या करना है, मान लीजिए कि आपको जब कहेगा कि समीकरण निकालना है तो कुछ नहीं करेगा, दुइये को मान देगा, एगो छोड़ देगा। ठीक है ना, जैसे अभी आपको बताते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देकर समझा देते हैं। देखिए, सवाल आपका कहता है कि सारणी के प्रयोग से 1 2, गौर करेंगे, 1 2 और 3 6 से होकर 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, जब 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली कोई रेखा है, मान लीजिए कि कोई रेखा ऐसे जा रहा है, जो 1 2 यहां है और यहां 3 6 है, इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको कहेगा निकालने के लिए। इसका मतलब ये तीनों के, ये जो रेखा है ये एक सीध में है, समझ में आ रहा है, एक सीध में है। अब इसी पर कोई एक और बिंदु एक्स वाई है। ठीक है, एक्स वाई यहां पर मान लीजिए कि बहुत सारा बिंदु है ना, तो एक एक्स वाई और मान लीजिए इसमें। ठीक है, तो जब तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे संरेख कहते हैं ना। और संरेख होने का बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है। तो जब भी आपको समीकरण निकालने के लिए कहेगा तो यही काम आपको करना है। क्या करना है सुन लीजिए, 2 गो दिल रहेगा और तीसरा नहीं रहेगा तो आप यहां पर एक्स वाई मान लीजिएगा, यही आपको समीकरण का मान देगा। हो गया 3 बिंदु, बस करना कुछ नहीं है। यहां ध्यान से देखिए, जब आप इसका सब्जेक्टिव तरीका बना रहे हैं तो ये करना है, ये सब्जेक्टिव हो गया, देख लीजिए ठीक से, ये सब्जेक्टिव तरीका है। इसका सब्जेक्टिव तरीका क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे इसको डिटर्मिनेंट के रूप में 1/2 1 2 3 6 एक्स वाई 1 1 1। हाँ, अब इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों एक ही रेखा पर है। तो 1/2 इधर गुना में उधर भाग में चला जाएगा, खत्म ना। अब दुगो को 0 कर लीजिए आप। तो क्रिया क्या करना है कि R1 में क्रिया करना है R1 - R2 तथा R2 में क्रिया करना है
R2 माइनस R3 कर देना है, नहीं तो ये हो जाएगा आपका, घटा लीजिए, 1 माइनस 3, 2 माइनस 6, 1 में से 1 घट गया 0, ये हो जाएगा 3 माइनस x, ये हो जाएगा 6 माइनस y, 1 में से 1 घट गया 0, ये हो जाएगा x y 1 बराबर में कितना 0। आप देख लीजिए C3 के अनुदिश विस्तार कर देंगे, C3 के अनुदिश विस्तार कर देंगे इसको, ठीक है, C3 के अनुदिश विस्तार करने पर, तो जैसे ही विस्तार करेंगे, ये C3 है आपका ना, देखिए प्लस, सॉरी यहां पर आपको घटाकर भी लिखना, अच्छा वो लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा आपका 1। फिर देखिए इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे ऐसे करके ना, तो यहाँ 1 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा -2, ये घट के हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस x, और ये हो जाएगा 6 माइनस y बराबर में क्या होगा 0। देख लीजिएगा, क्रॉस कर लेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, जैसे ही गुना करेंगे देखिएगा, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा -12, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2y। इसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे, माइनस, चलिए गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा -12, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x अब बराबर में 0। देखिएगा यह है -12 प्लस 2y, यहां देखिए माइनस माइनस प्लस 12 और प्लस माइनस माइनस 4x बराबर में क्या हो जाएगा 0। प्लस 12 से -12 कट जाएगा, यहां देख लीजिएगा, यहां से आपको दिख रहा है -4x प्लस 2y बराबर में 0, यहां से आप -2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस y बराबर में 0, ही गुना मुद्रा भाग में चला जाएगा, इसलिए 2x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपका समीकरण बन गया, ठीक है। और यही सवाल यदि ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना हो तो कैसे बना लेंगे, यहां देखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ये दोनों में से किसी एक को 0 कर लीजिएगा जैसे वहां पर किए हैं, ठीक है, और बाकी वह पहले वाला ही क्रिया आपको कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। आशा करते हैं कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे अब पूछा जाए आपके बोर्ड एग्जाम में तो आप उसका आराम से जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।